Hello students, this is Dr. Mamta, your science teacher. Bachcho, today I am going to start the chapter Atoms and Molecules, class 9th, and this is your chapter 3. So Bachcho, today I am starting Atoms and Molecule, and in this video I am going to finish about the theoretical part, and for numerical part I will make another video. सो बच्चों, आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आपको केमिस्ट्री का अगर आपका बेसिक्स क्लियर है देन यू विल बी एबल टू डू मेनी थिंग्स। ठीक है बच्चों, तो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज फोकस ऑन बेसिक्स। तो ठीक है, इनिशियल कुछ पार्ट में अपना वीडियो का केमिस्ट्री के बेसिक्स बताऊंगी। वो बेसिक्स बच्चों ऐसे होंगे कि आप 10th में होंगे, 11th में होंगे, 12th में होंगे, आगे आप प्रिपरेशंस करेंगे, सब चीज़ों में काम आने वाली है। तो बच्चों लेट्स स्टार्ट। या बच्चों, द टॉपिक इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो बच्चों सबसे पहले आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि एटम्स क्या होते हैं और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं ना। दो चीजें हमारे टॉपिक पे है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो बच्चों जैसे आपको पता है कि हमने अब जब आपको सेल बायोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि स्मॉलेस्ट यूनिट जो आपकी बॉडी की है जिसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज सेल, है ना। इसी तरीके से बेटा अगर दिस इज योर होल यूनिवर्स, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये आपका पूरा यूनिवर्स है, अज्यूम कीजिए। तो आपका यूनिवर्स किस चीज का बना हुआ है बच्चों? आपका यूनिवर्स बना हुआ है मैटर का, है ना, मैटर का। मैटर के अंदर बच्चों तीन चीजें आती हैं, ठीक है। कोई चीज या तो यूनिवर्स में सॉलिड है, या कोई चीज यूनिवर्स में लिक्विड है, या कोई चीज यूनिवर्स में क्या है, गैसेस है ना, गैस है। तो बच्चों या फिर इनका कोई कॉम्बिनेशन है। बट अगर कहा मैटर में कहा जाए तो देयर आर थ्री स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ये सभी चीजें बेटा यूनिवर्स में, एवरीथिंग इन यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ वन और अदर काइंड ऑफ एलिमेंट। ठीक है बच्चों, एलिमेंट। तो अभी यानी कि हर एक चीज किसी ना किसी एलिमेंट की बनी हुई है, ठीक है ना। जैसे आपकी एयर है, इट इज मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस। जैसे कि कौन कौन सी गैसेस है, जैसे कि आपकी ऑक्सीजन है ना, और मोस्ट अबंडेंट नाइट्रोजन है, और CO2 भी है, एंड ट्रेसेस ऑफ अदर गैसेस। ठीक है बच्चों, तो आई वॉन्टेड टू से कि आपकी यूनिवर्स में, इन योर होल वर्ल्ड, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एलिमेंट। अब वो आपका एलिमेंट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है। तो बच्चों अब हम लोग, आपने बचपन में पढ़ा होगा ABC। आज हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे AEC। AEC क्या है बच्चों? सबसे पहले इज आपका एटम, ठीक है। एटम बेटा सबसे छोटी यूनिट होती है, मैटर की सबसे छोटी यूनिट इज कॉल्ड एटम, ठीक है। और एटम मिलके बच्चों बनाते हैं कोई भी एलिमेंट, ठीक है। और एलिमेंट्स मिलके विल फॉर्म कंपाउंड, either same element or whatever, they will form compound। ठीक है, दो एलिमेंट मिलके बनाते हैं कंपाउंड। मॉलिक्यूल की बात भी बताऊंगी, अभी आप समझने की कोशिश कीजिए। एटम हमारे नेचर की सबसे छोटी यूनिट है, और एटम मिलके एलिमेंट बनाते हैं, और एलिमेंट बनाते हैं कंपाउंड। ठीक है बच्चों, सो अब आपके नेचर में क्या है, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एलिमेंट, है ना। और बच्चों हर एक एलिमेंट का, चाहे वो आपका एलिमेंट सॉलिड है, चाहे वो आपका लिक्विड है, चाहे वो एलिमेंट आपका गैस है, एवरी एलिमेंट हैज सम एटॉमिक नंबर। हर किसी का एक एटॉमिक नंबर होता है। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है यह आपका नेक्स्ट चैप्टर में है केमिस्ट्री में, बट मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ। हाँ जी बच्चों, तो वी वर टॉकिंग अबाउट एटॉमिक नंबर, है ना बच्चों। एटॉमिक नंबर क्या होता है, अब मैं आपको ये बताती हूँ। देखिए बेटा, मैंने आपको बताया था कि हर एक एलिमेंट का एक एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है।
प्रॉपर मैं एटम को आपके नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगी, लेकिन आपको थोड़ा सा आपका बेसिक क्लियर करने के लिए बताना है कि जैसे कि ये आपका एक एटम है, ठीक है, किसी भी चीज का एटम मान लीजिए, ऑक्सीजन का मान लीजिए, नाइट्रोजन का मान लीजिए, किसी भी चीज का मान लीजिए, ठीक है बच्चा। हर एक एलिमेंट का एक एटॉमिक नंबर होता है, ये याद रखना। और ये आपका एक एटम है और एटम के बीच में ये है आपका न्यूक्लियस, जैसे आपका सेल का भी न्यूक्लियस होता है ना। तो अभी आप एक चीज बच्चों हमेशा याद रखना कि एटम के अंदर होता है पेन, ठीक है, जो पेन आपने हाथ में लिया हुआ है, ठीक है। नहीं बच्चों, ये वाला पेन नहीं है, मैं आपको केवल याद करने के लिए बता रही हूँ। एटम के अंदर होता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, तीन चीजें आपके एटम के अंदर होती है। अब आप बोलिए कि मैम एटॉमिक नंबर क्या होता है? बच्चों, या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर, ठीक है। बाकी डिटेल्स मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगी, ठीक है। या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर, ठीक है। इनके बेटा चार्ज और मास के बारे में भी काफी सारी इंफॉर्मेशन मुझे आप लोगों को देनी है, जो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में दूंगी, ठीक है। तो बच्चों, अभी आपको एटॉमिक नंबर जब पता चल गया तो हर एक एलिमेंट का होता है। तो बच्चों, हाइड्रोजन, हीलियम, पीरियोडिक टेबल आप 10th क्लास में पढ़ेंगे, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। अब ये बच्चों मैंने इनके साथ में 2 क्यों लिखा, ये भी मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, बेटा स्कैंडियम, टाइटेनियम, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। लगभग नेचर में 115 के करीब एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, जिसमें 92 आपके नेचुरल हैं, बाकी मैन मेड है, ठीक है। तो बच्चों, हर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है। तो हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, लिथियम का 3 होता है, बेरिलियम का 4 होता है, बोरोन का 5 होता है, कार्बन का 6, 7, 8, 9, नियॉन का 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो बच्चों, 9th 10th की केमिस्ट्री के लिए आपको 20 तक एटॉमिक नंबर याद हो तो आप कोई चीज कर पाएंगे। देखो बच्चा, इन सब चीजों को पढ़ना क्यों जरूरी है, ठीक है। ये आपके इस चैप्टर में नहीं है, बट ये आपका केमिस्ट्री का बेस है, इसी से ही आप कोई चीज बना पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, इधर देखिए लेफ्ट साइड मैग्नीशियम है ना। मैग्नीशियम की मैंने ऑक्सीजन से रिएक्शन करी तो इट विल फॉर्म MgO, ठीक है। इट विल नॉट फॉर्म MgO2 या फिर MgO3। वाई इट विल नॉट फॉर्म अदर थिंग्स, इट विल फॉर्म MgO ओनली। यही चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि हर एक एलिमेंट का आपको एटॉमिक नंबर पता हो और फिर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता हो, तो तभी आप कोई भी रिएक्शन अपने दिमाग से उस रिएक्शन को बना पाएंगे, ठीक है बेटा। जैसे जिंक है और सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 इस सल्फ्यूरिक एसिड है ना। तो अभी ये चीजें आपके 10th में आएंगी कि यहाँ पे जिंक आ जाएगा, ZnSO4 बन जाएगा, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ये चीजें आपकी 10th की है, बट मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे सोडियम है, क्लोरीन है, इट विल फॉर्म NaCl, इट विल नॉट फॉर्म NaCl2, NaCl3, ठीक है। तो NaCl ही क्यों बना रहा है, इसीलिए मैं आपका बेस क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। तो बच्चों, ये तो हो गए इनके एटॉमिक नंबर, ठीक है। इनके मासेस भी मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगी कैसे निकालते हैं। अभी सिर्फ आप एटॉमिक नंबर पे कंसंट्रेट कीजिए और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे कंसंट्रेट कीजिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखते हैं आप ये याद रखना, KLMN, ठीक है। चलिए बच्चों, दूसरी स्लाइड पे स्टार्ट करते हैं। KLMN ये क्या है बच्चों? शेल्स है, बस ये याद रखिए, शेल्स है। नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी। तो ये मान के चलिए कि जो ये शेल्स हैं, इसमें मान लीजिए ट्रेन के डब्बे हैं, यू जस्ट अज्यूम, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए कि K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं
L में 8 ही आ सकते हैं, M में 8 ही आ सकते हैं, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं आ सकते। अगर यहाँ 8 पूरे हो गए तो आपका जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा वो नेक्स्ट शेल में चला जाएगा। आपको नहीं समझ आया होगा, अभी बताते हैं। जैसे बच्चों आपका सोडियम है, ठीक है, कोई आपको बोले कि मैम कोई आपसे बोले बेटा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताइए, है ना, ठीक है। अभी बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बहुत हाई लेवल्स होते हैं, इस तरीके से नहीं लिखते हैं बड़ी क्लासेस में, ठीक है, लेकिन अभी आप छोटी क्लास में हैं तो इसीलिए सिर्फ मैं आपको ये बताऊंगी जितना आपके लायक है, ठीक है। तो जैसे सोडियम है, तो अगर आपको उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है, इट इज 11, है ना, सॉरी उसका एटॉमिक नंबर इट इज 11, तो मैंने जैसे आपको बताया उस अकॉर्डिंग आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2, क्योंकि 2 से ज्यादा नहीं आ सकते। 8 बचा कितना, 2 8 10 हो गया 1, तो दिस इज योर सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आप बोलेंगे कि सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है ना, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है ना। अभी अभी मान लीजिए क्लोराइड है, क्लोरीन है, सॉरी क्लोरीन है, ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है पहले वो पता होना चाहिए, तो उसका एटॉमिक नंबर होता है 17, ठीक है, इसलिए बच्चों 20 तक आपको रट लेने चाहिए। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8 7, 2 8 10 7, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बच्चों आप ध्यान से सुनिएगा कि हर एक एलिमेंट की, ध्यान से सुनना बच्चों, हर एक एलिमेंट की एक टेंडेंसी होगी खुद को स्टेबल करने के लिए उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होगा। ध्यान से सुनना, मतलब उसकी आउटर मोस्ट शेल में किसी भी तरीके से वो 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा। अब वो इलेक्ट्रॉन 8 कैसे कर सकता है, ऑब्वियसली 2 8 1 है, तो वो क्या करेगा, अपना जो आउटर मोस्ट शेल का एक इलेक्ट्रॉन है वो अपने नियर बाय जिसके साथ भी वो बॉन्डिंग कर रहा है वो उसको दे देगा, ठीक है। और क्लोरीन क्या 7 है, अब बेटा देगा 7 तो ये देना नहीं चाहेगा, तो इसीलिए ये क्या करेगा, अपना ऑक्टेट अपना 8 कंप्लीट करने के लिए एक ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि जब कोई अपना इलेक्ट्रॉन देता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन अपना देता है, वेन एवर इट गिव्स, ठीक है, देने पर उसके हमेशा पॉजिटिव चार्ज लगता है, ठीक है, एंड वेन एवर इट टेक्स, जब वो लेता है ना, तो उस पर हमेशा नेगेटिव चार्ज लगता है। तो इसका मतलब अगर आप सोडियम की क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, अभी देखिए, अब इनकी ये चीज आ गई बेटा वैलेंसी वाली, ठीक है, जितना भी कोई भी एलिमेंट अपनी स्टेबिलिटी के लिए देता है इलेक्ट्रॉन या लेता है, वो ही उसकी क्या होती है, वैलेंसी होती है, ठीक है। अभी क्या होता है बेटा, जैसे सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक आपकी वैलेंसी आई 1 एंड क्लोरीन की वैलेंसी आई 1, दोनों की वैलेंसी 1 आई, ठीक है, क्लोरीन की 1 आई, ठीक है। तो अभी क्लोरीन क्या कर रहा है, इसको क्लोरीन को क्या करना है, इससे इलेक्ट्रॉन लेना है और इसको इलेक्ट्रॉन अपना देना है, ठीक है। तो दोनों की वैलेंसी 1 1 है, तो वैलेंसीज एक्सचेंज हो जाती है, क्लोरीन ने अपनी इसको दे दी, सोडियम ने इसको दे दी, इसीलिए वो NaCl बना, इसीलिए वो Na2Cl2 नहीं बना, इसीलिए वो Na2Cl या कुछ और नहीं बना, ठीक है। ये मैंने एग्जाम्पल दिया आपका सोडियम क्लोराइड का। तो ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, तो मैं थोड़ा और इजी देती हूँ। आपने हाइड्रोजन की ऑक्सीजन से कराई, ठीक है, तो वो H2O बना, क्यों H2O बना, सोचो बच्चों, हाइड्रोजन का जो वैलेंसी होती है वो 1 होती है, ठीक है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही 1 है, ठीक है, और जो ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 8 है ना, उसका एटॉमिक नंबर 8 है, तो अगर हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना शुरू करेंगे तो क्या होगी 2 6, है ना। तो इसको अगर अपनी आउटर मोस्ट शेल में 8 करना है तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये 2 हाइड्रोजन है बच्चों, तो 2 हो जाएंगी, है ना। तो अब ये क्या करेगा, इससे हाइड्रोजन से लेगा, है ना, H2O लेगा, तो हमारे हाइड्रोजन की वैलेंसी तो 1 थी, हाइड्रोजन की वैलेंसी तो मस्त 1 थी, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अपना जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन को दे देगा, अपनी अपनी वैलेंस शेल, और ऑक्सीजन इससे ले लेगा। तो हमारी हाइड्रोजन की जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 ही थी तो उसकी आउटर मोस्ट शेल में भी 1 था, तो यानी 1 आपके हाइड्रोजन का वैलेंसी थी, और ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या थी, 2 थी, ये 2 लेगा, है ना। तो अभी आप देखिए ऑक्सीजन की 2 थी और हाइड्रोजन की 1 थी, है ना। तो
अब ये क्या करेगा, वैलेंसी एक्सचेंज कर लेगा, इसने ऑक्सीजन की ले ली और इसने हाइड्रोजन की ले ली, तो ये आपका बन गया वाटर। ठीक है बच्चों, दीज आर द बेसिक्स। ठीक है, नाउ इस यही चीजें मैं आपको समझाना चाह रही थी कि जैसे आपके हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, इन सबका आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता होनी चाहिए। मैं सबकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख रही हूँ, इसकी 1 होगी, इसकी 2 होगी, इसकी 2 1 होगी, इसकी 2 2 होगी, इसकी 2 3 होगी, इसकी 2 4 होगी, इसकी 2 5 होगी। और याद रखना कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेंगे। ये सब चीजें बच्चों आपकी आयन फॉर्मेशन वाला टॉपिक आएगा अभी इसी चैप्टर में, उसमें आपकी बहुत काम आने वाली है, फिर उसमें मुझे आपको इतनी बड़ी थ्योरी नहीं बतानी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, अब आप सब बच्चे अपने एनसीईआरटी खोलिए और उसमें ध्यान से देखिए कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाला जो आपका चैप्टर है उसमें फर्स्ट टॉपिक क्या है। आपका फर्स्ट टॉपिक है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। दिख रहा है बच्चों, एनसीईआरटी फॉलो करेंगे बच्चों हम। ठीक है, द टॉपिक इज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो बेटा लेवोजियर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने 2 लॉज दिए थे। ठीक है, केमिस्ट्री में बच्चों आप बहुत सारी रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, जैसे एक आयरन की काफी फेमस आपकी क्लास 10th में आने वाली है कि हम आयरन को पानी से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा। ठीक है, Fe3O4 बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा, है ना। हम मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से करेंगे तो क्या बनेगा, आपका MgO बनेगा, है ना। इस तरीके से आपकी बहुत सारी रिएक्शन आने वाली है, तो आप इन सब में ध्यान दीजिएगा, इन सब में ध्यान दीजिएगा कि जो आयरन है और वाटर से रिएक्ट कर रहा है तो वो Fe3O4 बना रहा है और H2 बना रहा है। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में लेवोजियर ने 2 लॉज बताए थे बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट कांस्टेंट प्रपोर्शन। ठीक है बेटा, 2 लॉज थे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अपना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, उसमें क्या है बच्चों, ये आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर अगर आपकी कुछ भी रिएक्शन हुई, ठीक है, उसमें मान लीजिए आपने मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से ही कर ली, हम सिंपलेस्ट बता रहे हैं, एंड इट विल फॉर्म MgO, है ना। तो ये बताना चाह रहे हैं बच्चों, 2 चीजें होती हैं जो रिएक्ट करता है, दोज आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। ठीक है बच्चों, और जो उससे बनता है दोज आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो अभी ये आपके रिएक्टेंट है और ये आपके प्रोडक्ट है ना बच्चों। तो ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आपने अपना रिएक्टेंट टोटल अपना 24 ग्राम बना लिया, ठीक है, तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा, चाहे वो उसमें और 2-4 चीजें बनी हो, लेकिन उसका टोटल जो वेट होगा वो 24 ग्राम ही होगा। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि द mass of the chemical can neither be created nor be destroyed। ठीक है, जो मास है ना तो वो क्रिएट हो रहा है, 24 का 26 ग्राम तो नहीं हो गया ना बेटा, और ना वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, 24 का 24 है, 24 की जगह 23 भी नहीं हुआ। तो दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसी लॉ की वजह से ये चीज बहुत जरूरी है कि आपको अपनी इक्वेशन बैलेंस करनी ही पड़ती है। अब बैलेंसिंग कैसे होती है वो आपका 10th का टॉपिक है, पर थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे आपका एक मैग्नीशियम है, यहाँ पे भी एक मैग्नीशियम है, और ये O2 2 है और यहाँ पे एक O है। तो अभी मैं आपको क्लियर लिखती हूँ ये इक्वेशन बच्चों, Mg plus O2 इट विल फॉर्म MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो अभी आप देखिए एक मैग्नीशियम पर 2 ऑक्सीजन, पर यहाँ 1 ऑक्सीजन। फिर हम करते हैं बैलेंसिंग, तो हम इसको 2 करने के लिए बेटा इसके नीचे कुछ नहीं लिखेंगे, नहीं तो वो तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन जाएगा। हम यहाँ 2 लगा देंगे, पर यहाँ 2 लगाने से गड़बड़ ये हो गई कि हमारा मैग्नीशियम 2 हो गया, तो फिर हम यहाँ फिर 2 लगा देंगे। तो नाउ योर रिएक्शन इज बैलेंस्ड। ठीक है, 2 Mg 2 Mg 2O 2O।
ठीक है। इसीलिए रिएक्शंस को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करती है। ठीक है बच्चा। नाउ नेक्स्ट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग बेटा लेवोजियर ने क्या बताया था, कुछ और साइंटिस्ट के साथ भी उन्होंने बताया था कि इन एनी कंपाउंड द रेशियो ऑफ मास ऑफ बोथ द एलिमेंट्स विल रिमेन कांस्टेंट। मतलब समझ नहीं आया है ना बच्चा? देखिए अभी समझ आ जाएगा आपका। जैसे आपका हाइड्रोजन है H2O, सॉरी पानी है, वाटर है, ठीक है। इसमें क्या होगा बेटा, जितना हाइड्रोजन का मास होगा उसका और इसका ऑक्सीजन का जो प्रोपोर्शन होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अभी भी समझ नहीं आया तो अभी आप समझिए। जैसे हाइड्रोजन का मास है बेटा 2, H2 है ना, ये दो H है तो 2 है। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का मास क्या होगा, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है तो अगर एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसका जो मास नंबर होता है वो 16 होता है। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1:8 आएगा। तो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी कंपाउंड है उसमें जितने भी एलिमेंट का कंट्रीब्यूशन है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है। हाइड्रोजन पानी आप चाहे आरओ का ले लीजिए, चाहे गटर का ले लीजिए, चाहे रेन का ले लीजिए, उसमें जो प्रपोर्शन रहेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। जैसे अमोनिया ले लीजिए, हाइड्रोजन के 3 हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन का मास तो 3 होता है, ठीक है। और नाइट्रोजन का मास कितना होगा, नाइट्रोजन का मास 14 होता है। तो अमोनिया के केस में जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो रेशियो है वो हमेशा 14:3 रहेगा। ठीक है। दिस इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। आई गेस समझ आ गया होगा बच्चों। तो बच्चों आपको बेसिकली मुझे लगता है सब कुछ समझ आ गया होगा। तो अगर आप एटम्स को बारे में कुछ लिखना चाहें तो आप ये लिख सकते हैं, एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल। इंडिविजिबल मतलब उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। अब आप बोलेंगे मैम आप तो कह रहे थे उसके अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन है बेटा, लेकिन अगर खाली प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को आप देखें तो फिर वो उस एलिमेंट की कोई प्रॉपर्टी इसमें नहीं रह जाती। ठीक है, तीनों चीजें होंगी तभी कोई भी एटम है उसकी वो प्रॉपर्टी रहेगी। ठीक है। तो एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन। ठीक है। और atoms of given element are identical in mass and chemical properties, ये भी मैंने आपको अभी बताया। ठीक है। और atoms of different element have different masses and chemical properties, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो मेरे ख्याल से आपको एटम्स के बारे में एक्चुअली समझ आ गया है कि एटम्स क्या होता है। ठीक है बच्चों। अब अपनी एनसीईआरटी में आप थोड़ा सा आगे और चलेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ सिंबल्स का डिस्कशन हो रहा होगा। बेटा जैसे आपके घर में आपको छोटे नाम से, निकनेम से बुलाते हैं, इसी तरीके से बच्चों जब हम रिएक्शंस लिखते हैं तो आप ऐसे पूरा नहीं लिखेंगे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऐसे नहीं लिखते। ठीक है। जब रिएक्शन लिखते हैं तो शॉर्ट फॉर्म में उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है। ठीक है। तो ये आप समझने की कोशिश करना। ठीक है। तो इसीलिए कुछ सिंबल्स, मॉडर्न डे सिंबल्स दिए गए हैं हर एक एलिमेंट के लिए, वो आपकी बुक में मेंशन है। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट वाले बता देती हूँ। जैसे आपका हाइड्रोजन है, बीच में एक डॉट लगाया तो दिस विल बी योर हाइड्रोजन। ठीक है। जैसे आपका आयरन है, आयरन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चा। ऑक्सीजन को खाली ऐसे सर्कल कर देंगे। ठीक है। तो इस तरीके से हर एक एलिमेंट का एक सिंबल है, वो आप अपनी बुक में देखेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है। अब बेटा एक ऑर्गेनाइजेशन है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये IUPAC ही बेटा वो ऑर्गेनाइजेशन है। दिस इज rather you can say international specific scientific organization which approve names of element, symbols and units। ठीक है।
सभी एलिमेंट के जो कोई उसका नाम क्या होगा, उसका सिंबल क्या होगा, हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यूनिट बताता है। तो जैसे आपका हाइड्रोजन है, हमने अभी ऐसे लिखा था कि उसे H से बताते हैं। एल्यूमिनियम को AL, कैपिटल A स्मॉल l, आप AL नहीं लिखेंगे, ठीक है, फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल, सेकंड स्मॉल, ठीक है। कोबाल्ट को आप C छोटा O, कोबाल्ट, ठीक है। तो आयरन को आप Fe, आयरन को Fe से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट द सिंबल्स कि हर एक किसी का सिंबल क्या होता है। तो इम्पोर्टेंट का याद रखना, जैसे सल्फर का S होता है, जिंक का Zn होता है, ऑक्सीजन का O होता है, नाइट्रोजन को हम N से रिप्रेजेंट करते हैं, पोटेशियम को K से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेटा जो किसी किसी चीज का आपको कंफ्यूजन हो सकता है, आयरन को Fe, K, तो ये बेटा इनका जो ओरिजिनल नेम होता है उसके हिसाब से इनको इनका जो फर्स्ट अल्फाबेट वो दे दिया जाता है, ठीक है। नाउ इज एटॉमिक मास, आगे चलते हैं बच्चों। नाउ इज एटॉमिक मास, अभी तो मैंने आपको पढ़ाया था नंबर, और अभी मैं बताने जा रही हूँ कि एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक है। याद रखना हमारे एलिमेंट, हमारे जो एटम था उसके अंदर PeN था, है ना। तो जो बच्चों मैंने आपको बताया था, या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर, ठीक है। मास में क्या होता है बेटा, जिस किसी भी एटम का मास उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का होता है मास, लेकिन उसे हम कंसिडर नहीं करते क्योंकि वो नेग्लिजिबल होता है, ठीक है बच्चों। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है उसको मिला के हम कह देते हैं कि वो इस एलिमेंट का एटॉमिक मास है, ठीक है बच्चों। सो अभी आप देखेंगे, तो मैंने अभी आपको एटॉमिक मास समझा दिया कि एटॉमिक मास क्या होता है, लेकिन बेटा अभी क्या है, AMU, आप एक चीज पढ़ेंगे AMU, एक मिनट बच्चा, AMU, दिस इज एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। इसके लिए बच्चों यूनिवर्सली सभी साइंटिस्ट ने मिलके कार्बन 12 का आइसोटोप चूज किया था, क्योंकि काफी इजी था, ठीक है। तो इन्होंने आपको ये बताने की कोशिश की थी कि वन एटॉमिक मास मतलब 1 AMU, वन एटॉमिक मास यूनिट इज अ मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 of the mass of one atom of carbon 12, कार्बन 12 के एक एटम का 1/12, ठीक है, उसको उन्होंने एज अ रेफरेंस उन्होंने बच्चों यूज किया, ठीक है। अभी आपके बुक में भी आ रहा होगा कि दिखाई दे रहा होगा आपको वाटरमेलन के 12 पीसेस किए हुए हैं, है ना बच्चों, देखेंगे आपको आपकी NCERT बुक में दिया होगा। तो वो आपको वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एज अ रेफरेंस, ठीक है, 1/12 ऑफ योर वाटरमेलन वो क्या चीज है, ठीक है। तो केमिस्ट्री के केस में कार्बन 12 का कार्बन का 1/12, कार्बन के एटम का 1/12 को एज अ स्टैंडर्ड रेफरेंस बच्चा यूज किया जाता है, ठीक है। ट्राई उन्होंने और भी एलिमेंट्स पे किया था, बट उस उन्होंने उनको जो मोस्ट प्रिफरेबली जो लगा वो कार्बन का ही लगा, ठीक है। नाउ अभी आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा, हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट, एटम्स कैसे रहते हैं, ठीक है। अब एटम्स बेटा ऐसे हवा में अकेले नहीं रह सकते, ठीक है, या तो वे मॉलिक्यूल बनाएंगे या फिर वो आयंस बनाएंगे। आयंस वाली स्टोरी बच्चों आपको बहुत इजीली समझ आने वाली है, क्योंकि मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिखाई है ना। जैसे मैंने आपको सोडियम का बताया था कि पॉजिटिव आयन लगता है और क्लोरीन का नेगेटिव लगता है। एक चीज बच्चों में आपको बताना भूल गई थी कि जहां पॉजिटिव आयन होता है उसको हम कैटायन बोलते हैं, ठीक है, पॉजिटिव आयन है तो कैटायन है, और नेगेटिव आयन है तो वो एनायन है, ठीक है बच्चा, याद रहेगा आपको, पॉजिटिव आयन इज कैटायन, नेगेटिव आयन इज एनायन, ठीक है। तो बच्चों एटम नेचर में ऐसे ही नहीं रह सकते, या तो वो मॉलिक्यूल बनाएंगे या वो आयन बनाएंगे, ठीक है, या ये इकट्ठे होके बहुत मैटर की कोई बहुत बड़ा मैटर की कोई फॉर्म बनाएंगे, है ना। तो आपको अगर हम लोग अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा मॉलिक्यूल। अब आप पूछेंगे मैम मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है बेटा, कोई भी दो दो एटम्स किसी भी चीज के आपस में कंबाइन होके दे विल फॉर्म मॉलिक्यूल। अब वो चाहे वो एक ही एटम हो, एक ही एलिमेंट हो, या कोई और हो, जैसे आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हम O2 लिखते हैं, है ना। अब 3 ऑक्सीजन है तो हम उसको O3 लिखते हैं, जैसे कि आपका ओजोन होता है ना।
तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मॉलिक्यूल क्या है। इट्स a group of two or more atoms that are chemically bonded with each other। अब बेटा बॉन्डिंग वो केमिकल बॉन्डिंग भी होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, बहुत तरीके की बॉन्डिंग्स होती है, ठीक है, कोवलेंट बॉन्डिंग भी होती है, ठीक है, और दे आर लिंक टुगेदर विद सम काइंड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस, ठीक है। तो या तो वो खुद एक एलिमेंट हो तो भी वो मॉलिक्यूल बनाएगा, और जैसे पानी का मॉलिक्यूल है उसमें दो एटम हाइड्रोजन के हैं और एक एटम ऑक्सीजन का है, तो मतलब मॉलिक्यूल क्या हुआ, एक ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स विल फॉर्म मॉलिक्यूल, ठीक है, एंड दे आर केमिकली बॉन्डेड विद ईच अदर, ठीक है। तो जैसे आपका ऑक्सीजन को हम O2 क्यों लिखते हैं, इसकी स्टोरी मैं अब आपको बताती हूँ कि क्योंकि ऑक्सीजन है, जैसे आपका नाइट्रोजन है और आपका हाइड्रोजन है, हम इनको O2 N2 H2 ही लिखते हैं क्योंकि ये नेचर में इसी फॉर्म से में मिलते हैं, ठीक है, खाली O नहीं होता है, यू विल फाइंड इट लाइक O2। नाइट्रोजन भी आपको N2 ही मिलेगा। अब इसी से ही आपकी बेटा स्टार्ट होगी थ्योरी एटॉमिसिटी। मैम एटॉमिसिटी क्या होता है, बेटो एटॉमिसिटी क्या होता है कि किस फॉर्म में वो नेचर में मिल रहा है, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन है, सॉरी ऑक्सीजन है, O2 है, तो O2 मतलब डाई और एटॉमिक डाई एटॉमिक, तो एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 2, है ना बच्चा। और हाइड्रोजन है वो भी, उसका भी वो भी H2 की फॉर्म में मिलता है, दैट इज ऑल्सो डाई एटॉमिक, है ना। तो जो जिस फॉर्म में मिलता है, आपका हीलियम आपको He ऐसा ही मिलेगा, लिथियम आपको ऐसा ही मिलेगा, कार्बन आपको ऐसा ही मिलेगा, तो हम उसको उसके नीचे 2 2 नहीं लगाते, 2 या 3 नहीं लगाते, तो जो अकेला है, अकेला मतलब मोनो, मोनो एटॉमिक, ऐसे हमें एटॉमिसिटी पता चलती है, दिस इज ऑल्सो मोनो एटॉमिक। अब किसी में चार भी हो सकते हैं, चार मीन्स टेट्रा, टेट्राहेड्रल पड़ा है ना बच्चों, तो जैसे आपका फॉस्फोरस है, ठीक है, कुछ में बहुत सारे होते हैं जैसे सल्फर है, तो जिसमें बहुत होंगे मतलब पॉली एटॉमिक। आई गेस आपको समझ आ गया, ठीक है। तो ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि एटॉमिसिटी क्या होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक इज योर इन एनसीईआरटी इज व्हाट इज एन आयन, आयन क्या होता है, ठीक है, उससे बाकी चीजें आपको आराम से समझ आ जाएगी। अभी कंपाउंड्स क्या होते हैं बच्चों, कंपाउंड्स भी तो, कंपाउंड भी एलिमेंट आपस में मिलके दो तरीके के मॉलिक्यूल आपस में मिलके वो कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। तो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं आयन। आयन मैं आपको पहले ही बच्चों सब कुछ बता चुकी हूँ कि आयन क्या होते हैं। जैसे सोडियम के ऊपर पॉजिटिव लग गया था, क्यों लग गया था, क्योंकि उसको अपने स्टेबिलिटी के लिए अपना इलेक्ट्रॉन नियर बाय को देना था, है ना बच्चा, तो दैट इज कॉल्ड कैटायन। और क्लोरीन आपका इसमें माइनस आयन है तो एनायन। तो ये पूरी थ्योरी मैंने आपको स्टार्टिंग में इसीलिए बताई थी ताकि आपको केमिस्ट्री समझने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। जैसे पोटेशियम है, पोटेशियम का आपका एटॉमिक नंबर पहले पता होना चाहिए। तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर क्या है बच्चों, किस याद रखना आपको, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर जो भी है उसकी आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिए, उसकी आउटर मोस्ट शेल में देखिए कि क्या है, 288 288 16 17 18 एंड 1, यानी इसको अपनी स्टेबिलिटी के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन, इसको अपनी स्टेबिलिटी के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन नियर बाय एटम को देना पड़ेगा, तो ये देगा तो इसमें पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा। तो यानी कि पोटेशियम का जब आप आयन बनेंगे तो आप K+ लिखेंगे उसके ऊपर, ठीक है, जो 2 देगा उस पर 2+ लिख देना, ठीक है। जैसे आपका मैग्नीशियम है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है 12 है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे 282, तो ये अपने 2 देगा तभी तो वो स्टेबल होगा, तो स्टेबिलिटी के लिए 2 देगा, इसीलिए इसके ऊपर +2 लगा देते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर फॉर्मेशन ऑफ आयंस, ठीक है। मैं इस टॉपिक को ज्यादा इलेबोरेट नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये मैं आपको स्टार्टिंग में ही समझा चुकी हूँ, ठीक है बच्चों। थोड़े से एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कैल्शियम सॉरी कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4। अब ये CCl4 ही क्यों बना, क्योंकि आपकी कार्बन की वैलेंसी 4 थी और आपकी क्लोरीन की वैलेंसी 1 थी और इन्होंने वैलेंसी एक्सचेंज कर दी और ये CCl4 बन गया। इन द सेम वे Mg+Cl, MgCl2 क्यों बना, क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी
मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या थी 2 थी, क्लोरीन की वैलेंसी 1 थी और इन्होंने वैलेंसी एक्सचेंज करी तो ये MgCl2 बन गया। ठीक है, ऐसे ही आपका एल्यूमिनियम है और उसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन करी तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, ऑक्सीजन की 2 है। ठीक है, एल्यूमिनियम को, हाँ एल्यूमिनियम को अगर स्टेबल होना है तो उसको अपने 3 देने हैं, 3+ लिख दिया, उसको 2 लेने हैं, उससे 2- लिख दिया और उस इस तरीके से वो बन गया Al2O3। ठीक है, ऐसे ही आपका कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड में क्या होगा, इसकी भी कैल्शियम की भी 2 है, 2+ लिखे रादर, और इसकी 2- है तो वैलेंसीज एक्सचेंज हो गई, ये CaO बन गया क्योंकि 2 और 2 तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा उसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से हमारे सारे के सारे कंपाउंड बनेंगे। ठीक है बच्चों, अभी आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा योर मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है बच्चों, मॉलिक्यूलर मास अगर आपको निकालना है तो उसमें कुछ नहीं करना है, जैसे आपका पानी है, आपको वाटर का मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, H2 है, 2 हाइड्रोजन है तो एक का तो 1 था मास तो 2 का 2 होगा। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होगा 16 होगा, तो हम बता सकते हैं कि हमारे पानी का मास क्या होगा, हमारे पानी का मास होगा 18U। पहले AMU लिखते थे बेटा एटॉमिक मास यूनिट, नाउ IUPAC ने U कर दिया है। ठीक है, तो 18 यूनिट, दिस इज द मास ऑफ व्हाट, वाटर। ठीक है, अभी आप ही की बुक में होगा HNO3, अगर आपको HNO3 को बच्चों नाइट्रिक एसिड भी बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, अभी आप नाइट्रिक एसिड का कैसे बताएंगे, H का एक एक को पकड़िए, H का 1 मास, नाइट्रोजन का मास 14 होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का मास कितना होता है, ऑक्सीजन का मास, एक ऑक्सीजन का कितना होता है पहले तो ये बताओ, 16 होता है, उसका एटॉमिक नंबर इज 8 एंड एटॉमिक मास इज 16। 16 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, 3 6 18, 3 3 48। ठीक है, तो आपका इसका मास आ गया 63U, अगर आप इसको ऐड करेंगे तो ये मास विल बी 63, तो नाइट्रिक एसिड का मास आ गया 63U। तो इसीलिए बच्चों इनके मास जनरली बच्चों दिए भी होते हैं, और नहीं तो आप 20 तक के एटॉमिक नंबर और मास पक्का याद कर लीजिए बच्चों, और नंबर तो याद करना बहुत 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 जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो अब आप अपना नेक्स्ट टॉपिक देखिए इस मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ बेटा, मोल कुछ नहीं है, मोल एक क्वांटिटी है, ये समझिए। जैसे एक डजन में 12 के लिए बनानास आते हैं, ठीक है, उसी तरीके से 1 मोल इज जस्ट अ नंबर, द नंबर इज 6.022 into 10⁻23, दिस इज अ नंबर। ठीक है, अब ये नंबर क्यों लिया गया है, ये नंबर इसीलिए लिया गया बेटा कन्वीनियंसी के लिए। ठीक है, इट बिकम्स मोर कन्वीनियंट टू रिफर टू द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इट्स मॉलिक्यूल और एटम। ठीक है, मास की जगह नंबर रखा गया ताकि हमें कन्वीनियंट हो जाए। ठीक है, अब वो नंबर कैसे, अभी आप समझने की कोशिश करना कि हाइड्रोजन का मास 1 होता है ना, तो आप ये बोलेंगे 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन हैज 1 मोल एटम्स, मतलब 1 ग्राम हाइड्रोजन में इतने एटम्स होते हैं। ठीक है, तो जिसका जो मास होगा, मान लीजिए आपका वाटर ही है, वाटर तो मॉलिक्यूल है, तो वाटर का मास मैंने अभी आपको निकाल के बताया था कि 18 होता है ना, तो आप लिखेंगे 18 ग्राम वाटर हैज 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो हम या उसे कह सकते हैं 18 ग्राम ऑफ वाटर हैज 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो दिस बेटा ये इन्होंने कन्वीनियंस के लिए एक नंबर रखा है। ठीक है, जिसे कि हम मोल बोलेंगे, और जिसका जितना मास होगा उसके उसके उस मास के अंदर उतने नंबर ऑफ एटम्स अज्यूम किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है बेटा, तो जैसे वाटर का हो गया, इसी तरीके से आप किसी का भी लीजिए, ऑक्सीजन का लीजिए, तो ऑक्सीजन का मास क्या है 16 है, तो आप बोलेंगे 16U ऑक्सीजन, 16U ऑक्सीजन हैज ओनली 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन।
ठीक है। तो अभी 16U ऑक्सीजन हैज ओनली 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, ये तो आप समझ गए, एक ऑक्सीजन के एटम में उसका मास 16 होता है, इसीलिए ये बात बोली गई। तो आप बोलेंगे 16 ग्राम ऑक्सीजन हैज 1 मोल एटम्स, या आप बोल सकते हैं 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हैज 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है, तो इसे जस्ट एक नंबर लिया गया है जिसे हम कह देते हैं, या आप ये कहिए 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर इज इक्वल टू रिलेटिव मास इन ग्राम, इज इक्वल टू रिलेटिव मास इन ग्राम्स। ठीक है बच्चों, तो जितना उसका मास होता है। अभी बेटा आपके पूरे चैप्टर में 2 या 3 फॉर्मूले आएंगे और उन 3 फॉर्मूले के बेसिस पे ही मैं आपको इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से करवाऊंगी। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये चैप्टर मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आया, इफ यू लाइक इट, प्लीज सब्सक्राइब इट, please subscribe it, please like it and follow my channel। and next बेटा मैं आपका जो टॉपिक लूंगी that will be your numericals। ठीक है बच्चों, if there are any doubts then you can share with in comments, ठीक है, in comment section। okay बच्चों, all the best, good luck, bye बच्चों।